नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के कोई एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम आपके लिए लेके आ चुके थे, जिसमें आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। तो इस बार हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। ये इसका लेवल भी करेगा, इजी लेवल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब फॉर अ रिवर स्ट्रीम टू अवॉइड फिश किल्स इज। ये पूछ रहा है कि कितना हमें मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मिनिमम डीओ की वैल्यू कितनी होगी अगर हमें फिश को बचाए रखना है रिवर स्ट्रीम में। 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm या 10 ppm। तो हमें कम से कम कितने ppm या 4 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए ही होती है। अगर इससे कम डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, जो फिश हैं या जो एक्वेटिक लाइफ जिनकी डिपेंड रखती है तो उनको खतरा होगा। वैसे नॉर्मली जो रिवर स्ट्रीम में कितनी 10 ppm के आसपास डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है रिवर में। अगर लार्ज वाटर बॉडीज की बात की जाए, लार्ज वाटर बॉडीज की बात की जाए तो 8 ppm या 8 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है नॉर्मली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये वाला तो पूछा ही जाता है। मतलब मछलियों को बचाने के लिए 4 ppm तो चाहिए। वैसे नॉर्मली कितनी होती है, 10 ppm होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ लिस्ट 1 दे रखी है, एक तरफ लिस्ट 2 दे रखी है। पहला है हार्डनेस, क्लोरीन, डिजॉल्व ऑक्सीजन और क्लोराइड। विंकलर मेथड, ईडीटीए मेथड, ऑर्थोडोलाइन मेथड, मोहर्स मेथड। तो हार्डनेस किससे निकालते हैं हम? हार्डनेस निकालते हैं हम ईडीटीए से, है ना। और जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो किससे निकालते हैं? ऑर्थोडोलाइन से। और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डोवी से याद किया था हमने इसको, तो ये किससे निकालते हैं? विंकलर मेथड से। और जो क्लोराइड है वो किससे निकालते हैं? मोहर मेथड से, है ना। तो क्या हो गया, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे ना, पार्ट 1 में ऑर्डर किससे निकालते हैं? ऑस्मोस्कोप से, ओ से याद किया था हमने इसको। और कलर हम निकालते हैं टेंटोमीटर से, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बाकी ये 4 तो आपको हो ही गए, है ना। हार्डनेस ईडीटीए, क्लोरीन ऑर्थोडोलाइन, डिजॉल्व ऑक्सीजन विंकलर, क्लोराइड मोहर मेथड। अगला क्वेश्चन है, द परमिसिबल डिजॉल्व सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एज पर BIS इज 200 मिलीग्राम पर लीटर, 330 मिलीग्राम पर लीटर, 440 मिलीग्राम पर लीटर या 500 मिलीग्राम पर लीटर। परमिसिबल डिजॉल्व सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर कितना होता है? 500 से 2000 हमने वैल्यू पढ़ी थी, तो परमिसिबल 500। और अगर अल्टरनेट मतलब और कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, सिर्फ वही सोर्स है, तो हम 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक जा सकते हैं, है ना। 500 से 2000 पढ़ा था हमने, ये अल्टरनेट सोर्स के उसमें ये परमिसिबल वाला है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रू रिलेशन बिटवीन थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज गिवन बाय। अच्छा, रिलेशन बता रहे हैं कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। TOD BOD COD, TOD COD BOD, BOD COD TOD या COD BOD TOD। तो हम इसको कैसे याद कैसे याद रखते हैं? RCB TCB, है ना। RCB TCB ऐसे करके हमने याद किया था इसको। तो वैसे कितना होता है थ्योरेटिकल में, आपको पता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड
फिर केमिकल ऑक्सीजन बॉन्ड, फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे ना, बीओडी में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मैटर होते हैं, और सीओडी में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई इज 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, या 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर डोमेस्टिक सप्लाई वाटर के लिए कितना होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये भी आपने पढ़ा हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज डिटेक्टेड बाय टर्बिडिटी ट्यूब, जैक्सन टर्बिडीमीटर, बेलिस टर्बिडीमीटर, या हेलिक टर्बिडीमीटर। तो लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर किसे डिटेक्ट करते हैं हम, बेलिस टर्बिडीमीटर से, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, ब्लू कोबाल्ट स्केल का यूज करते हैं, है ना। बी से बेलिस, बी से ब्लू कोबाल्ट स्केल, और नॉर्मली हम 0 से 10 ppm टर्बिडिटी नापते हैं, है ना। लेकिन एक्सेप्शन केस में 100 ppm तक भी हम नाप सकते हैं इससे, है ना। A water having pH is equal to 9 will have hydrogen ion concentration equal to, pH की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कितना होगा। तो pH तो आपको दे रखी है 9 pH वैल्यू, हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा pH का, pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोजन आयन, और POH क्या होता है, माइनस लॉग 10 OH माइनस आयन। तो यहाँ pH पूछा हुआ है तो pH की वैल्यू 9 है, 9 माइनस लॉग 10 बेस H प्लस। तो अगर हम यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो माइनस को, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना ये वाला, क्या कहते हैं, अगर x इज इक्वल टू लॉग b बेस y है, तो y की वैल्यू क्या होगी, b की पावर x होती है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, यही होता है ना, गलत तो नहीं लिखा मैंने यही होता है। तो अगर हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9 हो जाएगा, है ना। 10 बेस है क्योंकि, -9, b की पावर x हो जाता है, b की पावर x, ठीक है, 10 की पावर -9 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है, डैश ऑफ वाटर आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इन नेचर। कौन से इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, कोलाइडल इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, या बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स। तो जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज होती हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है ये चीज़ तो, है ना। तो जब एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, एक दूसरे से रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से हटते हैं। तो ये जो फोर्स होता है ये इनके जो साइज से, इनके जो वेट से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये सस्पेंशन में ही रहते हैं। और इनका साइज भी पूछा जाता है ना कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो कितना होता है, 10⁻³ से लेके 10⁻⁻⁶ mm, है ना।
साइज भी पूछा जाता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक दूसरे के जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो रिपेल करते हैं, है ना। सब आपने पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज नाइट्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी है वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी H2S के कारण भी हमारी एसिडिटी आती है, लेकिन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, मेन एसिडिटी होती है ना। बाकी H2S के कारण भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कंसिस्टेंट्स ऑफ एल्कलिनिटी in natural water are measured by titrating the water sample with 0.02 normality का H2SO4 using phenolphthalein and methyl orange indicators, ferroin and phenolphthalein indicators, methyl orange and एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर्स। ऑप्शन डी है एरिक्रोम ब्लैक टी एंड फेरोइन इंडिकेटर्स। तो हम कौन से इंडिकेटर का यूज करते हैं एल्कलिनिटी निकालने के लिए? हम इंडिकेटर यूज करते हैं फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, जिसमें मिथाइल ऑरेंज क्या हमारा एसिडिक इंडिकेटर है, और जो फिनोफ्थलीन है ये क्या है, एल्कलाइन इंडिकेटर है ना। इनकी रेंज भी पूछी जाती है, चलो इसको लिख ही लेते हैं। जो हमारा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, क्या है हमारा एसिडिक है, एसिडिक इंडिकेटर है। इसकी पीएच लिमिट भी पूछ ली जाती है ना आपसे, पीएच लिमिट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं पीएच लिमिट से। वो कितनी होती है, 2.8 से 4.4 होती है ना, ये होती है ना। और जो हमारा फिनोफ्थलीन है ये क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, ये होती है ना स्पेलिंग फिनोफ्थलीन। ये एल्कलाइन इंडिकेटर हमारा, और इसकी जो पीएच लिमिट क्या होती है 8.6 से 10.3। ये भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक पूछता है ना आपसे कि कलर कैसे कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, रेड से येलो होता है मिथाइल ऑरेंज वाले में, ओरिजिनली रेड होता है और फिर उसके बाद येलो हो जाता है। और जो फिनोफ्थलीन वाला होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और कलरलेस से किसमें, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो एक मिथाइल ऑरेंज, एक फिनोफ्थलीन, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड यूजिंग विंकलर मेथड। ये तो हम ऊपर भी कर चुके हैं, विंकलर मेथड से क्या निकाल लेते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग में करा था हमने इसको। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखते हैं, डोवी से, डोवी, जेठालाल बोलते हैं ना देहा भाभी को, जेठालाल जेठा भाई, ए डोवी, डोवी डोवी ऐसे करके हमने याद किया था इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग इज दैट इट इज अनसुटेबल फॉर turbid and acidic water. Option B है, huge amount of precipitate is formed which creates a disposal problem. Option C है, the effluent cannot be reduced to zero hardness. Option D है, it is unsuitable for softening the water of excessive hardness. तो मेजर डिसएडवांटेज पूछा हुआ है। डिसएडवांटेज तो ये भी है कि जीरो हार्डनेस तक नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन जो मेजर डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट बनता है ना बहुत अमाउंट में, तो फिर उसकी डिस्पोजल में दिक्कत आती है कि कहाँ पे डिस्पोजल किया जाए, कैसे डिस्पोजल किया जाए लाइम सोडा प्रोसेस में, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following methods is not used in the determination of total hardness alone.
टोटल हार्डनेस निकालने के लिए इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ नहीं करते हैं? क्लार्क्स मेथड, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, वर्सनेट मेथड या हेनर्स मेथड। तो हम कौन सा मेथड यूज़ नहीं करते हैं? क्लार्क मेथड तो हम यूज़ करते हैं, वर्सनेट मेथड भी यूज़ करते हैं और हेनर मेथड भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ये क्या निकालने के काम आते हैं? पीएच वैल्यू निकालने के काम आता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्यूडो हार्डनेस कम्स इन वाटर, इट इज। स्यूडो हार्डनेस किसकी वजह से आती है? कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम या मैग्नीशियम। तो स्यूडो हार्डनेस आती है सोडियम की वजह से। नाम मिलते जुलते हैं, स्यूडो सोडियम, है ना। तो आपको ऐसे करके याद रखना है, स्यूडो हार्डनेस एक्सेसिव ऑफ सोडियम के कारण आती है ना। और क्या बता सकते हैं इसमें? कुछ तो था, हाँ, सोप सॉल्यूशन जैसा, सोप सॉल्यूशन जैसा बिहेव करने लगता है जो वाटर होता है हमारा, है ना। ये भी पूछा जाता है। तो स्यूडो हार्डनेस, सोडियम, मिलते जुलते वर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू 1425 मिलीग्राम पर लीटर, 14.25 मिलीग्राम पर लीटर, 1.425 मिलीग्राम पर लीटर या 142.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो 1 डिग्री हार्डनेस किसके बराबर होती है? 14.25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा ना, 14.25 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसमें मिलाते हैं? 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। तो जो हार्डनेस आती है वो कितनी आती है? 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस कहलाती है। अगर इसमें 14.25 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिलाएं तो 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस हमें अचीव होती है। तो 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू 14.25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है अ सॉफ्ट वाटर वुड हैव हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है, ग्रेटर देन 180, 62, 150, 152, 180 या लेस देन 60। पीपीएम में पूछा हुआ है, सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस पूछी हुई है। तो आपको टेबल याद होगी ना, 0 से 55, 55 से 100, 100 से 200, 200 से 500, है ना। सॉफ्ट, स्लाइटली हार्ड, मॉडरेट हार्ड, वेरी हार्ड। चलो यहीं पे देख लेते हैं। 0 से 55 ये सब पीपीएम में है, ठीक है, वैल्यू पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर में। तो सॉफ्ट 55 से 100, स्लाइटली हार्ड 100 से 200, मॉडरेटली हार्ड, मॉडरेट हार्ड और 200 से 500 वेरी हार्ड, है ना। हार्डनेस डिपेंड करते हैं। तो हमें पूछा हुआ है सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस, तो वो 0 से 55 या नॉर्मली 60 पीपीएम से कम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, और सॉरी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एमपीएन इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। एमपीएन इंडेक्स है वो किसका क्या मेजर करता है? कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया, बीओडी, सीओडी या हार्डनेस। तो एमपीएन इंडेक्स या मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या निकालता है, क्या मेजर करता है, क्या काउंट करता है कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें एमएफटी टेक्निक का यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक आपने पढ़ा होगा ये भी, मेम्ब्रेन
फिल्ट्रेशन टेक्निक है ना, एमएफटी टेक्निक। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया काउंट करते हैं, इसमें कितनी कॉलोनीज बनती है ना, ऐसे वो पढ़ा होगा आपने। 15 ट्यूब लेते हैं जिसमें 5 ट्यूब उसकी 5 ट्यूब उसकी ऐसा करके करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर इज कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या क्लोराइड्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या है? कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या क्लोराइड्स। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? तो हमारे डोमेस्टिक वाटर में क्या नहीं होना चाहिए? कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। ये होते हैं रॉड लाइक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, रॉड शेप का ना, ये भी पूछा जाता है। रॉड शेप ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि रोगजनक तो नहीं होते हैं। तो इनकी जो प्रेजेंस या एब्सेंस क्या दिखाती है? फीकल पॉल्यूशन दिखाती है ना, इंडिकेट करती है फीकल पॉल्यूशन, यानी कि मलीय प्रदूषण बोलते हैं हिंदी में इसको, कि इंडिकेट करते हैं ना कि फीकल पॉल्यूशन है नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अगर ये होंगे तो फीकल पॉल्यूशन होगा उसमें, तो फिर तो बहुत दिक्कत है पीने वाले पानी के में, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ turbidity NTU in drinking water in the absence of an alternative source as per IS 10500 2012 is। तो टर्बिडिटी एनटीयू में पूछी गई है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कब? अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स। जब अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होगी? 1 से 5 एनटीयू पढ़ते हैं ना हम, 1 से 5 नॉर्मल कंडीशन में 1, और 5 जब हमें अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है कोई हमारे पास, तो हम 5 एनटीयू तक जा सकते हैं टर्बिडिटी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, द एक्सेप्टेबल लिमिट रिक्वायर्ड फॉर लेड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन एज पर IS 10500 2012 इज। 10-500-2000 के अकॉर्डिंग हमारा लेड, यानी कि लेड है जो, उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है? वो कितनी होती है हमारी? 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया, और इसमें अल्टरनेटिव सोर्स वाले में तो कुछ ऐसा रिलैक्सेशन है ही नहीं, है ना। 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, और उसमें क्या है? नो रिलैक्सेशन है, मतलब कि इससे ज़्यादा तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। अल्टरनेटिव सोर्स भी हो तब भी 0.01 मिलीग्राम पर लीटर तक ही जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कैविटीज इन टीथ आर कॉज्ड इफ फ्लोराइड कंसंट्रेशन इज लेस देन। फ्लोराइड कंटेंट किससे कम, फ्लोराइड कंसंट्रेशन किससे कम होगा? जब हमारे दांतों में कैविटीज होने लगेगी। अगर फ्लोराइड कंटेंट हमारा 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है तो हमारे दांतों में क्या होती है? कैविटीज होने लगती हैं। तो हमारे दांतों के लिए फ्लोराइड कंसंट्रेशन होना ही चाहिए, हमें फ्लोराइड की नीड होती है हमारे दांतों को, ठीक है। उसकी भी कोई लिमिट है, तो 1 ppm से कम होगा। अगर हमारा 1 ppm से कम है, अगर 1 ppm से कम है तो डेंटल कैविटीज होगी, कैविटीज। अगर हमारा जो क्या कहते हैं फ्लोराइड कंसंट्रेशन है वो क्या है?
1.5 ppm से ज़्यादा है तो क्या होता है, हमारे दांत पीले पड़ने लग जाते हैं ना। ये भी आपने पढ़ा होगा, येलो इस 30 लिख सकते हैं अगर 1.5 ppm से ज़्यादा है तो। अगर 5 ppm से ज़्यादा है, यानी कि 5 है 10 है 5 ही है ना 5 ppm से ज़्यादा है तो क्या होता है, हमारे डिफॉर्मेशन ऑफ बोन होने लगता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो अगर 1 ppm से कम है तो हमारे लिए दिक्कत है कि 1 ppm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 ppm तो रहना ही चाहिए क्योंकि डेंटल कैविटी से भी बचाना है। अगर 1.5 ppm से ज़्यादा हो गया तो 1 से 1.5 के बीच में रहना चाहिए। अगर 1.5 ppm से ज़्यादा हो गया तो हमारे दांत पीले पड़ने लग जाएंगे। अगर 5 ppm से ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या होगा, बोन्स ही डिफॉर्मेशन करने लग जाएगी, यानी कि बोन्स ही हमारी जो हड्डियाँ हैं वो डिफॉर्म हो जाएंगी। तो 5 ppm से तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, BOD ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। BOD कितना होना चाहिए, नील होना चाहिए, 10 ppm होना चाहिए, 20 ppm होना चाहिए, 40 ppm होना चाहिए। BOD का मतलब क्या है, BOD का मतलब है उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं या बैक्टीरिया है। तो ड्रिंकिंग वाटर में तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो या जम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तो हमारा फ्री BOD फ्री यानी नील होना चाहिए। BOD की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ या बैक्टीरिया होंगे उसमें अगर BOD है तो, इम्प्योरिटीज़ एंड बैक्टीरिया है ना। तो BOD की वैल्यू 0 होनी चाहिए हमारी। ऑप्शन ए क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 milligram ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी मोर देन। कॉलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 milligram ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 100 ml ड्रिंकिंग वाटर में कॉलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर की वैल्यू होती है ना MPN की, वो एक ही एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी पानी के कारण हमारी जो डिजीज है वो नहीं होती है। ऑप्शन ए है डिसेंट्री, ऑप्शन बी है कोलेरा, ऑप्शन सी है टाइफॉइड, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो पेचिस है पहला वाला। कोलेरा भी पानी से होता है, ये भी पानी से, ये भी पानी से, टाइफॉइड भी पानी से फैल सकता है ना। लेकिन जो हमारा मलेरिया है वो किससे, वो पानी से नहीं फैलता, वो मच्छर से फैलता है। जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होती है ना, एनोफ्लीज ये बोलते हैं ना उसको। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा मलेरिया होता है, फीमेल एनोफ्लीज। स्पेलिंग देख लेना, शायद ये मच्छर के काटने से क्या होता है, हमारा मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर बॉर्न डिजीज टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय सल्मोना टाइफी, अमीबा टाइफी, सीगा पैक्लिस, एंटामोइबा हिस्टालिका। नाम भी बड़े अजीब अजीब है। तो हमारा जो टाइफॉइड फीवर होता है वो किसके कारण होता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण, है ना। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैच भी कर रहे हैं ना, टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड, उसी के कारण उसका नाम टाइफॉइड रख दिया। जैसे हमारा जो कोलेरा होता है वो किसके कारण होता है, वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है ना। वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे, वाइब्रियो कोलेरा के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया ना, ये सब बैक्टीरिया है हमारे, इसके कारण क्या होता है, हमारा कोलेरा होता है। और साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, हमारा टाइफॉइड फीवर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपको किसी नए सब्जेक्ट का। थैंक यू।